लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है, सीपी सैनिक कहीं गायब हो गए। ऐसा कुछ नहीं है हाँ। कि गायब हो गए। पहला ऑप्शन है आपके पास में राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी। चलो दोनों के लिए अच्छा कहूंगा। चलो ठीक क्योंकि अभी पार्टी ज्वाइन नहीं की ना। अच्छा। अशोक गहलोत और योगी आदित्यनाथ। देखो अशोक गहलोत द बेस्ट। हनुमान बेनीवाल और सचिन पायलट। सचिन पायलट जी से मैं कभी नहीं मिला और ना मैं हनुमान बेनीवाल जी से कभी नहीं। सीपी के साथ में समाज क्यों नहीं है आपका इतना संघर्ष करने के बाद भी? अब पता नहीं मेरा जो मेरी कौम है वो आखिर कौन सी परीक्षा लेना चाहती है मेरी। आपको जेल ले जाने के बाद में पाँव टूटा था या फिर वहीं से जब उठा रहे थे तभी आपको? हम जेल जाने के लिए गाड़ी में बैठ गए, बिल्कुल। फिर वहाँ रास्ते से हमें उतारा जाता है, मुझे उतारा गया और कहीं ले जाकर मेरा पैर तोड़ा गया। ऐसा क्या हुआ था कि पुलिस प्रशासन इतने आक्रोश में आ गई और आप पे लाठीचार्ज कर दी? हमने हाईवे जाम नहीं किया। कौन कह रहा है हाईवे जाम किया? अच्छा, आपने हाईवे जाम नहीं? हाईवे जाम तो पुलिस ने किया है, प्रशासन ने किया है। पुलिस ने तो धमकियां ये भी दी कि एनकाउंटर का आदेश आ गया, एनकाउंटर करेंगे, बगजा। विधानसभा का घेराव किया था आपने जी। करीबन लगभग 78 साल बाद में पहली बार सैनी समाज उठ करके वो भी विधानसभा घेराव में आया। आप क्या गांव से जब निकले तो आप कितने लोगों का मान के चल रहे थे कि इतने लोग तो मेरे साथ आ ही जाएंगे? मैंने सोचा 20,000 लोग आते। सीपी सैनी में वो खून है जो न डरने वाला है न किसी बाप से डरा है। नमस्कार, स्वागत है आपका डिजिटल इंडिया न्यूज में। आज हमारे साथ में मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो कि युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और वो कहते हैं ना कि तू संघर्ष करता जा, परिणाम की चिंता मत कर, परिणाम उसके हाथ है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया। हमारे साथ में आज जो गेस्ट मौजूद है बेहद ही खास हैं, युवा नेता हैं, साथ ही साथ सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर अपना पूर्ण योगदान देते हैं। इनके बारे में बहुत कुछ आगे भी जानेंगे। मौजूद है हमारे साथ में चंद्र प्रकाश जी सैनी। चंद्र प्रकाश जी सैनी, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका हमारे चैनल पर। तो चंद्र प्रकाश जी से मैं आज कई प्रकार के सवाल करूंगा, जिनमें इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी होंगे, कुछ इनके आगामी जीवन के बारे में भी होंगे और जो इन्होंने अभी तक संघर्ष किया है उन सभी के बारे में आपसे बातचीत की जाएगी। जिसमें मैं सबसे पहला सवाल रखूंगा चंद्र प्रकाश जी की, कब आपने सोचा कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है? सबसे पहले तो बबलू जी मैं आपको और आपके चैनल को और आपकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ कि आप इतनी दूर से पहली बात तो यहाँ ऑफिस में पधारे और आपने एक समझा कि एक यूथ का भी इंटरव्यू लेना चाहिए। ये मेरे लिए सौभाग्यशाली है कि आप यहाँ आकर ब्रॉडकास्ट के रूप में आप अपन काम कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँ, आपके क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो 2015 में एक घटना हुई थी। उस समय लगा कि कुछ करना चाहिए। 2015 में क्या घटना हुई थी ऐसी? वो कुछ घटना ऐसी थी, कोई रेप वगैरह का मामला था। अच्छा। और ओरिजिनलिटी में उसी प्रकार से वो घटना हुई कि उसके बाद में क्लाइमेट चेंज हो गया एक तरफ से, हमारा परिवर्तन भी हो गया। क्यों जो चीजें हम स्ट्रगल करते करते आए थे उनको लगा कि हमें भी कुछ अब नया करना चाहिए। अच्छा। और 2015 के बाद में हमने काफी सारी चेंजिंग की। अच्छा। लाइफ के अंदर। तो इसी वजह से समाज की सेवा में आप आए? हाँ देखो, सबके साथ ही खड़े हैं। 36 कौम का आशीर्वाद है, 36 कौम के युवा साथ हैं, 36 कौम के बुजुर्गों का आशीर्वाद है और उनको साथ लेकर हम काम कर रहे हैं। और जहाँ भी गरीब मजदूर किसान की आवाज आती है, जहाँ भी उनके ऊपर अत्याचार होते हैं, तो सबसे पहले हम पहुंचने का प्रयास करते हैं। अच्छा, आपकी लाइफ में सबसे बड़ा आंदोलन कब हुआ? आपके द्वारा कौन सा आंदोलन था जो कि आपको लगता है कि मेरी तरफ से जो मैंने संघर्ष किया उसमें सबसे बड़ा आंदोलन उस दिन का रहा? ऐसा कौन सा दिन है? देखो आंदोलन तो सारे ही बड़े होते हैं क्योंकि आंदोलन जो करते हैं तो वो तो सारे ही बड़े हैं। एक मेमोरेबल आंदोलन कौन सा था आपका? देखो सबसे अगर जब बात करें आंदोलन की, देखो वैसे तो मुझे जहाँ तक है कि सारे आंदोलन टफ हैं क्योंकि अगेंस्ट में पूरी सरकार होती है, अगेंस्ट में पूरा प्रशासन होता है, जेल भी हो सकती है, मुकदमे भी लग सकते हैं, पैर भी टूट सकता है, मर भी सकता है। तो आंदोलन तो सारे ही मतलब सारे ही बड़े हैं मेरे लिए। लेकिन अपन जब अगर विशेष बात करें तो एक आंदोलन था वो बड़ा मेमोरियल है। वैसे तो आंदोलन जो 15 सितंबर का जयपुर का हुआ वो भी कम नहीं था, लेकिन उससे पहले मैं बात करूं आंदोलन की तो हम बात करेंगे मंडरेल। मंडरेल, हाँ, करौली के अंदर एक मंडरेल जगह है। वहां पर एक बच्ची थी, लगभग 13 साल की लड़की थी, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ।
अच्छा। तब जब मैंने प्रशासन से बात की कि भाई उस पे कार्रवाई की जाए, लेकिन प्रशासन उस पे कोई लोड नहीं लिया था। या सरकारी दबाव माने या प्रशासन का दबाव माने, वो किस वजह से वो लोड नहीं लेता हमें नहीं पता। तो मैंने यहाँ से पहले दिन शाम को ये बोला कि या तो पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए, अन्यथा मैं मंडरायल आऊंगा। लड़की के माँ बाप गायब हो गए, लड़की के परिवार के लोग गायब हो गए, मतलब प्रशासन, मतलब एक तो तरफ डेड बॉडी पड़ी है, एक तरफ उसका परिवार भी गायब है। तो फिर मैंने यहाँ से सोशल मीडिया के माध्यम से आह्वान किया कि मैं कल मंडरायल आऊंगा और उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाऊंगा। सरकार अपनी व्यवस्थाएं करे, प्रशासन अपनी व्यवस्थाएं करे, होगा जो देखेंगे। मैं प्रशासन से साफ कहना चाहता हूँ, अकेला आ रहा हूँ, लेकिन ये दिमाग में ये मत सोचना कि अकेला आ रहा हूँ तो अकेला हूँ। मेरी एक आवाज पे हजारों लोग वहां खड़े होंगे। अच्छा। तो इसलिए कहीं भी दिमाग में कहीं कचरा मत डालना। अच्छा, तो वो परिवार के लोग जो गायब हो रहे थे, वो कौन करवा रहा था? प्रशासन करवा रहा था या फिर कोई अपोनेंट था, उनका कोई दुश्मन? ये बात की बताया। तो कहाँ से गायब हुए, कहाँ से नहीं हुए, तो बताता हूँ मैं आपको। उससे पहले क्या हुआ कि मैंने आह्वान किया यहाँ से, और जब मैं वहां पहुंचा तो मैं मेरी कुछ टीम भाइयों के साथ सिंगल गाड़ी से गए हम लोग। तो मुझे करौली बॉर्डर पे रोक लिया गया। बहुत बड़ा जाब्ता लगा रखा था, जैसे कि कोई बहुत बड़ा गैंगस्टर या आतंकवादी आ रहा है। तो इतना बड़ा जाब्ता, वो वीडियोज वगैरह मिल भी जाएंगे आपको सोशल मीडिया पे। अच्छा। तो मुझे वहां रोक लिया गया। तो मैंने उनको प्रशासन से बात की, भाई किस कारण से रोका जा रहा है मुझे। उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर अव्यवस्था करने आ रहे हो। अच्छा। मैंने कहा ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, आराम से अकेला बंदा हूँ, रोड सरकार की है। बिल्कुल। और सरकार के आप नुमाइंदे हो, तो मैं तो एक किसी से मिलने जा रहा हूँ, इस सरकार में स्वतंत्र देश का नागरिक हूँ। बिल्कुल। तो रोड पे जाना चाहिए ना, अधिकार है। बिल्कुल। तो मैं वहां से जब निकला तो उन्होंने नहीं जाने दिया। फिर हमारे बीच में आपस में बहस भी हुई, प्रशासन और सरकार के बीच में, और पुलिस नहीं चाह रही थी कि मैं आगे बढ़ूं। तो मैंने उनको कहा कि मैं सिंगल पर्सन हूँ, अभी ये मत सोचना कि मैं अकेला ही हूँ, मेरे पीछे बहुत लोग खड़े हैं। फिर उन्होंने लास्ट में मुझे एसपी से बात कराया, वहाँ के आईजी से बात करवाई, कलेक्टर से बात कराई। तो मैंने उनको स्पष्ट कहा मैं यहाँ शांति से बात करने आया हूँ, हाँ बात करने की इच्छा है तो आप आ जाओ। तो उन्होंने कहा वीडियो कॉल से बात कर लेते हैं। मैं वीडियो कॉल से क्या बात करूंगा, मैं तो मिलना है, मुझे वहां से पीड़ित परिवार से मिलना है, उस लड़की से मिलना है। आखिर लड़की का परिवार कहाँ है, उससे मिलना है। कहते नहीं, लड़की का परिवार हमें मिल जाएगा। तो हमें कैसे मिल जाएगा, हम तो बात करेंगे ना। तो वहां से जैसे हम निकले तो उन्होंने मुझे कहा कि कलेक्टर ऑफिस में आप आ जाओ। एसपी ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस दोनों जगह एक ही है करौली के अंदर। तो दोनों जब हम ऑफिस पहुंचे तो ऑफिस पे उन्होंने मुझे अंदर बैठा लिया। हाँ, मैंने अरेस्ट कर लिया एक तरह से। ऑफिस अरेस्ट बोलेंगे अपन उसको। हाँ, ऑफिस अरेस्ट ही बोलते हैं। उन्होंने अंदर बैठा दिया और मुझे एक बार से गेट बंद कर दिया। उनको लगा कि ये हल्के में ले लिया। वहां लगभग 1 घंटे के अंदर 20,000 लोग आ गए। अच्छा, करौली में पूरा एसपी ऑफिस और जो कलेक्टर ऑफिस है उसको घेर लिया चारों तरफ से, गेट वगैरह बजाने लगे जोर से, मतलब हंगामा होने लग गया। प्रशासन भी अलर्ट हो गया। तो उनको ये लगा कि साला 1 घंटे में इतने लोग कहाँ से आ गए। बिल्कुल, ये मेरा लाइफ का बहुत बड़ा अचानक से हुआ कि इतने सारे लोग करौली के, और मैं करौली के लोगों को आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतने वो लोग इतने जागरूक थे कि उनको लगा कि जैसे सीपी जी को अरेस्ट किया है तो सीपी से नहीं, तुरंत वो वहां पहुंच गए। हमारे आपस में जब इतने लोग इकट्ठे हुए तो प्रशासन को झुकना पड़ा और वो मुझे बाहर लगा के बैठा के बात की। उन्होंने कहा कि आप इस भीड़ को वापस भेज दोगे तो हम आपको और जो घटना स्थल है उस पर ले चलेंगे। वो भीड़ आपके लिए बैठी थी सारी। तो मैंने कहा ये तो छोटी सी बात है, ये तो 2 मिनट में कहूंगा चले जाएंगे। लेकिन आप अपने दिमाग में ये मत पालना कि ये वापस नहीं आएंगे। ये सिर्फ चले जाएंगे, वापस भी आ जाएंगे। तो मैंने अनाउंसमेंट किया वहां कि भाई सब लोग जो भी हैं, जो भाई अपने घर पे जाएं, जब भी आपको याद किया जाएगा तो तुरंत आप तक मैसेज पहुंच जाएंगे वापस। इतना बोलते ही वापस सारे लोग बिखर गए। उनको लोगों को लगा कि ऐसा कैसे हुआ यार, 1 मिनट में चले गए लोग, आखिर गए कहाँ। मतलब एक प्लानिंग के साथ वो चले गए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे लोगों ने मुझे बात ही मानी। वहां पे जाने के बाद में मुझे वहां से अरेस्ट करके, और वो मुझे बॉर्डर पे एक थाना है कुड़गांव, वहाँ उस थाने में मुझे ले जाके बैठा दिया गया। 4 घंटे अरेस्ट रखे। उन्होंने कहा कि
मैंने कहा कि मुझे वापस जाने दिया जाएगा, भाई मैं मेरे घर जा रहा हूँ। और घर के नाम से उन्होंने लगा कि वो वहीं जाएगा ही। अंत पंत में उन्होंने मुझे 4 घंटे बाद में वहाँ आईजी, डीजी वगैरह जो भी थे उन सब से बात होने के बाद में हमारी बहस हो गई। आपस में प्रशासन से धक्का-मुक्की होना चालू हो गई। थाने में नोक-झोंक चालू हो गई। अंत में मुझे उन्होंने बैठाया। दस्तर-बंद गाड़ी में 4-5 गाड़ियों की पुलिस की गाड़ियों से मुझे मंडरा ले जाया गया। उस पीड़ित परिवार की हालत देखी, बहुत दयनीय स्थिति थी। एक लड़की जो 14 साल की लड़की थी, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद में उसको मार दिया जाता है। वो न्याय की गुहार लगाया जाता है। उसके पीड़ित परिवार को कहाँ प्रशासन ने गायब किया था या किसी और ने गायब किया था, ये पता नहीं, लेकिन वो पीड़ित परिवार भी आ गया। लड़की की दाह संस्कार भी हो गया। और बहुत मतलब इतनी दयनीय स्थिति थी, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। मतलब वो मेरा आंदोलन सबसे बड़ा था। सबसे बड़ा आंदोलन उसे मानते हो? मैं उसी को मानता हूँ। चलिए, तो दूसरे सवाल पे आते हैं कि एक विधानसभा का घेराव किया था आपने। जी। तब शायद लगभग सभी को पता लग गया था कि सीपी सैनी करके कोई एक नौजवान है, जो कि पूरे राजस्थान प्रदेश भर से भी बाहर के लोगों को एक जगह इकट्ठा कर दिया। पहली बार कुछ लोगों को तो पहली बार ही पता लगा था कि जो आप जिस कास्ट से आते हैं, उसके लोग भी एक जगह संगठित हो सकते हैं। बहुत दिनों तक उस आंदोलन की घेराव की चर्चा रही थी। तो उस आंदोलन के बाद में किसी राजनीतिक पार्टी ने सफल होने के बाद संपर्क किया था आपसे? वो आंदोलन भी एक ऐतिहासिक आंदोलन था। और वो आंदोलन का अगर मैं श्रेय देना चाहता हूँ तो आप जैसे भाइयों को देना चाहता हूँ, क्योंकि सारे युवाओं के दम पर वो आंदोलन हुआ। बिल्कुल। और पहली बार देखो, आजादी के करीबन लगभग 78 साल बाद में पहली बार सैनी समाज उठ करके, वो भी विधानसभा घेराव में आया। अच्छा। हालांकि विरोधियों ने बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा कराया कि लाठियां पड़ेंगी, मुकदमे होंगे, जेल जाना पड़ेगा, ये जाना पड़ेगा, वो जाना, लेकिन आप जैसे युवाओं ने, मतलब हजारों लाखों युवाओं ने हौसला बनाया मेरे पे, विश्वास जताया मेरे पे, और वो विधानसभा घेराव करने आए। और देखो इतना साइलेंटली मूवमेंट था वो कि किसी भाई ने भी एक जयपुर के अंदर एक पत्ते का नुकसान नहीं किया। नहीं, बिल्कुल। और भी रैलियों में होती हैं, आंदोलन होते हैं, तो मतलब वहां पे पेड़ उखाड़ देते हैं, गायब कर देते हैं, ये कर देते हैं। हमारे लोग आए, शांतिपूर्वक आए। लगभग कितने लोग होंगे वो उस दिन आंदोलन में आपके में? मतलब 1 लाख से ज्यादा होंगे। करीबन 1 लाख। हाँ। क्योंकि देखा गया था कि 22 गोदाम पूरा पूरा मतलब मैं खुद सिविल लाइन तक लोग फैले हुए हैं। इधर आप रामबाग, नारायण सर्किल तक चले जाओ, वहां तक पूरा ब्लॉक था। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब पहले से प्लानिंग थी या फिर सडनली इतने लोग, आपको भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतने लोग आ सकते हैं? हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ? ऐसा ही हुआ था। कोई प्लानिंग नहीं थी? नहीं नहीं नहीं, मतलब विदाउट प्लानिंग वो लोग आए थे सब? विदाउट प्लानिंग। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मुझे खुद को कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं खुद मेरे जब वहां से आया, गांव से निकला था 9:15 बजे, तो मुझे भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि इतने लोग आ जाएंगे। आप क्या गांव से जब निकले तो आप कितने लोगों का मान के चल रहे थे कि इतने लोग तो मेरे साथ आ ही जाएंगे? मैंने 20,000 लोगों का टारगेट लिया। 20,000 का? मैंने सोचा 20,000 लोग आ जाएंगे बस। अरे मालिक, 20,000 और 1,80,000 का फर्क, ये बहुत लोग बड़ा कहाँ से डिफरेंस। आ गए? ये कहाँ से आया? मतलब ये कहना, यूथ को पहली बार ऐसे लगा कि यार हम एक जगह होके, क्योंकि देखो एक कहावत है, मेरे फादर साहब भी मुझे वो कहावत कहते रहते हैं कि बेटा हमारी कौम है वो ऐसी है कि वो कभी एक साथ नहीं हो सकती। बिल्कुल। आपने भी देखा, कितनी साल हो गई होगी आपकी उम्र, और मेरे 25 के आसपास। 25 साल में वो कहते हैं मेरी जो उम्र है, तो वो मुझे भी कहते हैं, मैंने मेरे जीवन में मेरे फादर साहब कहते थे कि मैं आज करीबन 65 ईयर्स सरवण जी। हाँ, हाँ। 65 ईयर हो गया है, तो मैंने 65 साल में कभी अपने लोगों को इकट्ठा होते हुए नहीं देखा। अच्छा। तो तू कैसे कर लेगा इकट्ठा इनको? तो मैं उनको एक बार कहता था, मैं बाबूजी इंतजार करो, सबर का फल मीठा होता है। और वो हमारी लगातार पिछले मतलब 2015 के बाद में लगातार 2022 तक की मेहनत का नतीजा था। लोगों ने ट्रस्ट किया, और इतना ट्रस्ट किया कि मुझे भी वहां त्रिमूर्ति सर्किल से पैदल आना पड़ा। बिल्कुल। इतना जाम, इतनी गाड़ियां, इतने घोड़े। जब आया तो कम से कम 20-25 आईएएस ऑफिसर प्रोटोकॉल दे रहे थे। मतलब ऐसा खुद को भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि 25-30 आईएएस ऑफिसर क्या होते। उस दिन के आंदोलन में मैं खुद भी वहां पर मौजूद था। मैं खुद भी उसमें गया था। और तभी तो कह रहा हूँ, आप जैसे भाइयों की दम पे मतलब हुआ। मैंने पहली बार देखी थी इतनी ज्यादा भीड़ जयपुर के अंदर किसी आंदोलन में। सबसे बड़ी बात ये थी उस आंदोलन में कि न तो कोई वहां पे
स्पीकर था, माइक वगैरह कुछ हाँ, वो एक सेटअप भी आपका छोटा सा कुछ लगा रखा था। विश्वास नहीं था लोगों में आ जाएंगे, नहीं तो मंच था, न कोई पानी की व्यवस्था थी, न कोई खाने की शायद व्यवस्था आपको थी। 2-3 लोग यूं हाथ से रोक रखे थे कि बस भाई पीछे ना गिर जाए, कुछ भी सेटअप नहीं था, विदाउट सेटअप। वो जबरदस्त था। अच्छा, तो मैं दूसरा भी एक सवाल है जो कि पब्लिक से आया है और आप ही के गांव से है कोई, उनका ये सवाल है कि गहलोत साहब, अशोक गहलोत साहब के समय जब उनकी सरकार थी, तब आपके बहुत बड़े-बड़े आंदोलन हुए, आपने आक्रोश रैलियाँ की, समाज को इकट्ठा किया, 11 सूत्री मांगे थी आपकी। गहलोत साहब से तो बहुत बहुत संघर्ष करके आपने हमेशा अपनी मांगों को पूरा करवाने की कोशिश की। लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है, सीपी सैनिक कहीं गायब हो गए हैं। ये क्या कारण है? कहाँ गए सीपी सैनिक? अब तो आपके सामने बैठे हैं। ऐसा कुछ नहीं है हाँ। कि गायब हो गए। हुँ, देखो क्या होता है, जब तक सरकार स्टेबल नहीं होती, हुँ, हुँ। जब तक प्रोटेस्ट नहीं हो पाते। क्या लगता है आपको 1 साल में सरकार स्टेबल नहीं हुई? अभी कहाँ दिख रहा है, आपको लग रहा है क्या? तो इसका मतलब सरकार सक्सेस 1-1 साल अगर इस सरकार को स्टेबल होने अभी में लग आप रहा है लग रहा है कि सरकार कहाँ स्टेबल है? हाँ, तो अभी आप तो चुनाव से फ्री नहीं हुई, अभी तो चुनाव होंगे, उपचुनाव होंगे, उसके बाद में सरकार जाके कहीं ना कहीं चुनाव ही सब कुछ है। पब्लिक की 1 साल तक मतलब अभी तक सरकार बने 1 साल हो गया और अभी तक आपको ऐसा लग रहा है कि स्टेबल नहीं हुई, इसका मतलब ये सरकार तो फेल है। अभी तो लगातार चुनाव में बिजी है, कहाँ सरकार स्टेबल हुई बताइए? तो सर चुनाव की वजह से पब्लिक डिस्टर्ब है उसका तो क्या? वो डिस्टर्ब, देखो यार, चुनाव तो होके रहेंगे ना। हुँ, हुँ। चुनाव में तो अपन, आप चुनाव आयोग तो करता है। आप ये मानते हो कि नेताओं के लिए पब्लिक से ज़्यादा चुनाव इम्पोर्टेंट है? भाई चुनाव तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा। चुनाव आप क्लियर बताओ कि पब्लिक इम्पोर्टेंट नेताओं के लिए या चुनाव नहीं, इम्पोर्टेंट है? देखो, अगर पब्लिक के बगैर नेता थोड़ी होगा, अच्छा, ऐसा तो नहीं हो सकता। पब्लिक के बगैर तो नेता है ही नहीं। फिर सेटल पब्लिक कैसे चाहे, देखो सुनो, देखो जनता जनार्दन है, हुँ, हुँ, उसको अपन जनता जनार्दन चाहे हुँ, तो हीरो बना दे, हुँ, हुँ, वरना 10 मिनट में विलेन बना दे। हुँ। तो सीपीजी कहाँ गए? सीपीजी कहाँ है? सीपीजी तो आपके साथ बैठा है। नहीं, पब्लिक के अकॉर्डिंग पब्लिक वो के अकॉर्डिंग आंदोलनकारी सीपीजी कहाँ है? आंदोलनकारी सीपीजी अभी थोड़ा इसलिए बैकअप है, अभी थोड़ा सा टाइम रुको आप। हुँ, जब भी कोई सरकार बनती है तो एक टाइम पीरियड लगता है। हुँ, अभी उपचुनाव होने के बाद में सरकार कॉन्फिडेंस में आएगी, हुँ, क्योंकि जब से काम करना चालू करेगी। हुँ, अभी तक तो चुनावों में लगातार बिजी है, आप बताइए। हुँ, पहले विधानसभा चुनाव हुए, हुँ, फिर लोकसभा चुनाव हुए, हुँ, अब उपचुनाव है। हुँ। उपचुनाव होने के बाद में सरकार काम करना चालू करती मतलब आप चुनाव के बीच में आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते है। उनको। नहीं, डिस्टर्ब अपन इसलिए नहीं कर सकते ना कि भाई अपनी मांगी पूरी नहीं होगी, हुँ, सरकार से अपन बात रखेंगे बार बार। ऐसे तो है नहीं कि अपन चुप बैठे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं। हुँ, हुँ, अभी आप रिसेंटली पिछले महीने में 6 आंदोलन किए मैंने। हुँ, हुँ, आप हमारे जो टोटा भीम में हुँ। एक भाई गोली मार दी, वहां धरने में बैठा ही था। हाँ, हाँ। उससे पहले हमारे एक भाई को यहाँ पे हाई कोर्ट के अंदर फांसी पे लटका दिया, मनीष कुमार सैनी को। हुँ, उसके लिए वहां हाई कोर्ट में धरने में बैठा ही था। हुँ, हुँ, उससे पहले वहाँ टोडराई सिंह में बैठा था। उससे पहले आप वहां हमारी जमीन का मामला हुआ ब्यावर के अंदर, वहां धरने में बैठा था। लगातार भी आंदोलन कर रहे हैं। हुँ, आंदोलन तो हम कर रहे हैं, लेकिन किसी एक व्यक्ति के दम पे आंदोलन नहीं होते। हुँ, हुँ। आंदोलन होते हैं अपन सब लोगों के दम पे। मतलब आपका मानना है कि मैं आने वाले समय में भाजपा सरकार बड़ा बड़ा, एक बहुत बड़ा, बहुत बड़ा बहुत बड़ा 2 आपके सबसे बड़े हुए हैं, एक तो विद्याधर नगर और एक ऐतिहासिक, उससे बड़ा ऐतिहासिक होगा। उनसे क्या बात करते हो आप मेरे भाई? हुँ, सीपी सैनी में वो खून है जो हुँ। न डरने वाला है, न किसी बाप से डरा है। अच्छा, हम क्रांतिकारी लोग हैं, और हुँ, क्रांतिकारी क्या कर लेंगे? ज्यादा से ज्यादा हमारा क्या कर सकते हैं? कोई क्या कर लेगा? बिल्कुल। जेल में डाल देगा, हुँ, हुँ। मुकदमे ठोक देगा, पहले से बस लगे फांसी पे चढ़ा देगा, पहले इसका से क्या है? लगे हुए हैं। वो पहले से ही है हमारे, क्या कर लोगे आप तो? बिल्कुल सही बात है। चलो एक सवाल आपसे ये है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी जी हैं, ये इनकी जिस प्रकार से हत्या हुई, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई अभी फिलहाल में, चंद्रशेखर आज़ाद हुए, हनुमान बेनीवाल हुए, करोड़ीलाल मीणा हुए, इनके सभी के जो समाज है, ये जिन समाज से ताल्लुकात रखते हैं, इनके सभी समाज वाले जो इनके लोग हैं, इनको जी-जान से समर्थन देते हैं। जब भी इनको ज़रूरत होती है, इनका समाज इनके साथ में आके खड़ा हो जाता है। लेकिन कहीं न कहीं जिस प्रकार से आपके साथ में देखा जाता है, समाज का एक अलग ही रवैया रहता है। क्या कारण है? सीपी के साथ में समाज क्यों नहीं है आपका इतना संघर्ष करने के बाद भी? देखो, इसका तो मैं शायद कोई आंसर दे ही नहीं पाऊंगा। हुँ, देखो, मैंने अभी कहा जनता जनार्दन है। हुँ, अब पता नहीं मेरा जो मेरी कौम है, वो हुँ, आखिर कौन सी परीक्षा लेना चाहती है मेरी। मैं, भाई कौम के लिए मैंने क्या नहीं किया? हुँ, मैंने मेरे परिवार छोड़ा आज। हुँ, मैं मेरे परिवार से 1-1, 2-2 महीने नहीं मिल पाता। हुँ, मैंने मेरा जितना भी
मेरा जो पैसा था वो सारा खर्च कर दिया। मेरे इस कौम के लिए मैं जेल भी गया, इस कौम के लिए हमने मुकदमे भी खाए, इस कौम के लिए हमने लाठियां भी खाई, इस कौम के लिए हमने पैर भी तुड़वा लिया। अब इससे ज्यादा अगर कौम ये चाहती है कि मैं फांसी पे चढ़ जाऊं, तो अगर उनका अगर लगता है कि समाज मेरे अगर फांसी खाने से जगती है तो फांसी पे चढ़वा दें, कोई एतराज नहीं है, खुशी खुशी अपन जान भी दे देंगे। लेकिन पता नहीं क्या कारण है, कैसा है कि उनके साथ लोग हैं जो जिनका आप नाम लिया कि अब मेरे साथ क्यों नहीं है, अब ये तो ऊपर वाला जाने। क्योंकि एक तरह से कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि हर आदमी कोई युवा बढ़ता है, एक यूथ जब आता है तो यूथ सारा आदमी ये सोचता है कि यार ये युवा कैसे आगे बढ़ रहा है, तो इसको नीचे डालो। तो कहीं ना कहीं अपने में भी ये कमियां हो सकती हैं। बाकी मैं इस कमी को मान नहीं रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भाई कौम साथ देगी, कौम साथ थी और भविष्य में भी देगी। भविष्य में देगी, तो आपको ये लगता है। चलो एक और सवाल आपसे ये है कि विद्याधर नगर में जो समाज का महासम्मेलन किया 11 सूत्री मांगों को लेकर, तो वहां पर आप जेल भी गए और शायद आपका पांव भी उसी आंदोलन में टूटा। वो क्या घटना थी, वहां से क्या सीख के निकले आप? देखो हमने सब तबके को साथ लिया, उसमें बड़े सामाजिक लोग भी थे, पॉलिटिशियन भी लोग भी थे, हर एक तरह एडवोकेट लॉबी भी थी, सरकार की लॉबी भी थी, हमने सब लोगों को साथ में लिया। उस रात क्या हुआ था? उस रात देखो क्या हुआ कि हमने सिर्फ छोटी सी डिमांड रखी सरकार से कि हमारी जो 11 सूत्रीय मांगे हैं उन पे हम सरकार से बात करें। बिल्कुल। प्रशासन ने कहीं ना कहीं कोई न कोई ऐसा बंदा था जिसने हमारे और सरकार के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की। अच्छा। उसने हमें कहा कि हम आपकी सीएम साहब से मुलाकात करा रहे हैं, हम आपकी सीएम साहब से मुलाकात करा रहे हैं, कुछ देर में करा रहे हैं, 1 घंटे में करा रहे हैं। ऐसे करते करते रात को 11 बजा दिया। हमारे बार बार सरकार से बात करने की बात हुई थी, हमने पहले फिक्स किया था। हमने जब परमिशन ली थी उस समय भी सरकार को अल्टरनेट दी थी कि हम सरकार से बात करके जाएंगे या तो या फिर और दूसरा ऑप्शन हमारे पास में है। अच्छा। ये बात पहले से हो रखी थी और सीएम साहब उस दिन भी यही थे। अब वो कौन आदमी था, कौन वो समाज विद्रोही था या समाज द्रोही कहेंगे अपन, वो कौन ऐसा व्यक्ति आप ही के समाज का इंसान था वो? मतलब देखो डायरेक्शन तो वही देगा ना, भाई सरकार और के बीच में तालमेल तो वही करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो कौन आदमी तालमेल कर रहा था हमारे बीच में और प्रशासन के बीच में? भाई आज लाठियां किसने मरवाई? भाई अपन गवर्नमेंट का नाम लेंगे, उस समय की जो गवर्नमेंट थी उसने हम पे लाठियां चलवाई, उसी ने हम पे मुकदमे लगवाए, उसी ने हमें जेल भिजवाया और उसी की वजह से आज हम तारीख पे जा रहे हैं। कितने लोगों को केस लगे थे आपके साथ? आज कितने हमारे लोगों को जेल डाला था? 84 लोगों की जेल थी। कितने केस लगाए थे आप पे 84 लोगों पर? देखो धाराएं होती हैं उसमें, हमें ऐसी ऐसी धाराएं लगवाई, मैं आप अफसोस करोगे 304 307 तक धाराएं लगवा दी। अच्छा। हमें आप बताइए कि हम 354 धारा किस काम आती है? छेड़छाड़ के या फिर रेपिस्ट करने, मतलब यहाँ 307 होती है किसी का मर्डर के लिए। ऐसी ऐसी धाराएं लगवाई उन्होंने कि मुझे खुद को भी एडवोकेट करना पड़ गया, मैं खुद को भी एलएलबी करनी पड़ी है मुझे। अच्छा, आपने खुद ने एलएलबी की? मुझे केस लड़ने के लिए कि मुझे ये समझने के लिए कि कौन सी धारा कब आएगी यहाँ पे। तो जो आपने हाईवे को जाम किया था तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, आप जब हाईवे की तरफ बढ़े थे तब तक बिल्कुल ठीक था। ऐसा क्या हुआ था कि पुलिस प्रशासन इतने आक्रोश में आ गई और आप पे लाठीचार्ज कर दी? तो उसका क्या कारण था? या तो कोई आपके साथी संगठन जो भी आपका गया था उसने कुछ उग्रपात बताया होगा, इसीलिए प्रशासन को ऐसा हमारे एक्शन लेना पड़ा? आप ये सोचो जब विधानसभा घेराव करने आए थे किसी का नुकसान नहीं किया। नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। मुख्यमंत्री हाउस घेराव करने आए थे तब भी हमने किसी का नुकसान नहीं किया। भरतपुर में आंदोलन आरोदा के अंदर हमने हाईवे जाम किया था, वहां भी किसी का नुकसान नहीं किया। तो फिर यहाँ क्या नुकसान करेंगे हम? हमारा काम सिर्फ तय था कि हमने सरकार को और प्रशासन को सिर्फ डराने के लिए हमने कहा था कि हम ऐसा कर देंगे। हमने हाईवे जाम नहीं किया। कौन कह रहा है हाईवे जाम किया? अच्छा, आपने हाईवे जाम नहीं? हाईवे जाम तो पुलिस ने किया है, प्रशासन ने किया है। अच्छा, और क्या, इसमें तो उन्होंने राजनीतिक षड्यंत्र कर। तो आपका कहना है कि पुलिस प्रशासन की चाल है आपको बदनाम पूरे प्रशासन, मैंने क्या कहा, कोई न कोई ऐसा व्यक्ति था सरकार और हमारे बीच में तालमेल नहीं करने के देना चाह रहा था। वो चाहता था कि कैसे न कैसे इस आंदोलन को कुचला जाए। अच्छा, कैसे न कैसे ये इसको पूरे प्रोटेस्ट जो हो रहा था,
पूरे राजस्थान में एक लहर थी, प्रोटेस्ट अपने अधिकारों के प्रति एक लहर थी, उसको खत्म किया जाए। उस आंदोलन में कितनी पब्लिक थी? उस आंदोलन में लगभग टारगेट मुझे तो इतना ज्यादा नहीं पता, लेकिन लोग कहते हैं कि 3 से 5 लाख लोग आए उसमें। हाँ, माना जा सकता है इतना है। लेकिन उस जो आपका पाँव टूटा था, वो कैसे टूटा? देखो, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। जब मैं वहां पे चला गया, हुँ, ठीक है, हुँ। हमने आपको जेल ले जाने के बाद में ये पाँव टूटा था या फिर वहीं से जब उठा रहे थे तभी आपका नहीं नहीं, वो हमको उठा के ले आए। हुँ, हुँ, वहां से उठा के क्या लिया, मैं तो खुद चला गया। मैंने कहा ठीक है, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। मतलब चारों तरफ से हमें पुलिस प्रशासन ने घेर ली, हुँ, हुँ, चारों तरफ से घेर के फिर लाठियां डंडे चलाने लग गए। हुँ, हुँ, उनके पास तो घोड़े भी थे। रात को लाइटें बंद कर दी गई, शट डाउन कर दिया गया, और चारों तरफ घेर के मारा पीटा गया। हुँ, हुँ, तब मम्मी तो पहले ही उनको जब ये कह रहे हैं कि भाई अब जेल लेना चाहते हो, हम जाने के लिए तैयार है, मारा पीटी हुँ, करने की आवश्यकता कहाँ है। बिल्कुल, हम जेल जाने के लिए गाड़ी में बैठ गए। बिल्कुल। फिर वहां रास्ते से हमें उतारा जाता है, हुँ, मुझे उतारा गया, हुँ। और कहीं ले जाकर मेरा पैर तोड़ा गया। पुलिस ने आपको बीच रास्ते में जेल ले जाते समय बीच में रोका, हाँ, वहाँ से वहां उतारा पे और फिर आपका पाँव तोड़ा। अब कुछ बातें ऐसी भी हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं इस बीच में, हुँ, लेकिन अब डराने के लिए तो वो ये कह रहे थे एनकाउंटर कर देंगे हम सब। ये पुलिस ने तक तो का धमकियां ये भी दी कि एनकाउंटर का आदेश आ गया, एनकाउंटर करेंगे, भगाने का खूब प्रयास किया। कौन अधिकारी थे जिनके अंडर ये पूरा केस देखा गया था? वो तो पूरी पूरी फौज होती है। देखो, इसमें हुँ, कोई एक अधिकारी नहीं होता, पूरा आपको किसी प्रशासन अधिकारी होता का नाम नहीं पता? है। नहीं, किसी अधिकारी का नाम नहीं होता यहाँ पे, हुँ, हुँ, पूरा प्रशासन, पूरी टीम होती है, हुँ, पूरा मतलब अच्छा, कमिश्नर भी वहां पूरा था, जाब्ता ही था एक पूरा तरह कमिश्नर वहां था, हुँ, डीएसपी वहां था, डीसीपी वहां था, XYZ जितने भी थाने थोड़े, मतलब 20-25 थाने भी वहां मौजूद थे, सब लोग वहां मौजूद हाँ, थे। पब्लिक ज़्यादा थी वहाँ पे। करीबन ऑन द रोड जब आप बात कर रहे हैं आप, हुँ, वहां लोग अपने घर जा रहे हुँ, थे। ऐसा कुछ नहीं है कि जो अपन बात करें ओरिजिनल टीम की, अपन ऐसा कर रहे थे। हुँ, क्या किसी को दबाव में लाने के लिए प्रयास किया जाता है। हुँ, जब हाईवे पे जब लोग गए, हुँ, तो सरकार से बात करनी चाहिए थी। हुँ, अगर गए तो, हुँ, अगर उनको लगा कि हाईवे जाम कर दिया हमने, तो प्रशासन बात करनी चाहिए। हुँ, उस समय सरकार उठ उठ के लोगों के बर्थडे में भी जा रही थी, हुँ, नहीं जा रही थी तो क्या? बिल्कुल देखा गया था कई बार। फिर ऐसा क्या है, हमारे से क्या दुश्मनी थी कि हमारे से कुछ बैर था? लोगों को ये लग रहा है कि क्या पता कि हम किसी से बिके हुए थे, या किसी से ऐसा, मतलब बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं। हाँ, कई बार हाँ, लगे हैं लेकिन कि हम तो ये कहना चाहते हैं, 15 सितंबर का जो आंदोलन था बहुत बढ़िया आंदोलन था। हुँ, सरकार में उस वजह से हमें जेल में भी डाल दिया। हुँ, जेल में हम खुशी-खुशी गए 84 लोग, और 84 लोगों के माँ-बापों को भी आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करता हूँ कि जो उन्होंने ऐसे-ऐसे वीर योद्धा पैदा किए, जो जेल में जाके मुझे ये कह रहे थे कि सिप्पी भाई ये तो सिर्फ जेल है, हुँ, हम फांसी खाने के लिए तैयार हैं। फांसी खाने को तैयार है। वो अंदर फांसी खाने के लिए तैयार हैं, और हमारे एक भाई ने तो फांसी खाई। एक मोहनलाल सैनी ने तो फांसी खाई हमारे भाई ने। अच्छा, हाँ, वो क्या है? कैसे क्या हुआ उनको? उसने फांसी खाई। हमारे प्रोटेस्ट को दबाया जाता, उस वजह से फांसी खा ली उसने। अभी वो इस दुनिया में नहीं है। नहीं है, क्या बात करते हो आप? आपके 84 लोग जो जेल गए थे उनमें से एक नहीं नहीं, उनमें से नहीं था, दूसरा था वो कोई भरतपुर दूसरा का था। भरतपुर का था। हाँ, वो दूसरे वाले में। उन्होंने इस वजह से फांसी खा ली कि उसने इस वजह से खा ली कि मेरी कौम अगर किसी के खून से जागती है, हुँ, अगर सरकार किसी के मरने के बाद में अगर जागती है, तो मैं अपनी आहुति देने के लिए तैयार हूँ। बाकायदा सुसाइड नोट लिख के दिया उसने। उसके जेब में सुसाइड नोट था, उसको गायब कर दिया गया। जो वहां लोग थे उन्होंने पढ़ा है बाकायदा। सुसाइड नोट लिख के दिया गया कि मैं इस कौम को सिर्फ जगाने के लिए अपनी आहुति देके जा रहा हूँ। अपनी कौम को जगाने के लिए आपके एक कार्यकर्ता ने, आपके एक भाई ने फांसी खा ली। फांसी वाली। कब की घटना है ये? ये घटना है जब सेकंड बार हम लोग हाईवे पे गए थे। भरतपुर आगरा हाईवे बंद था तब हुँ, की बात। अच्छा। एक सवाल और सवालों की तरफ बढ़ लेते हैं अपन। सारे आंदोलन जब आपके सफल हो गए थे, जब आप विद्याधर नगर भी सफल कर दिए, एक तरह से केस-वेस लगे लेकिन फिर भी उसके बाद में सब सेटलमेंट हो गया, विधानसभा घेराव हो गया, छोटे-मोटे आपके और भी अन्य जिलों में आप जा-जा के धरना प्रदर्शन करते थे। इतना सब करने के बाद में सभी को पता लगने लगे कि सीपी करके कोई है नौजवान जो कि इतनी यूथ को, इतनी पब्लिक को इकट्ठा कर सकता है। कोई पॉलिटिकल पार्टी ने संपर्क किया आपसे? क्यों, संपर्क करने के लिए सभी करते हैं। हुँ, लेकिन जैसे पहला क्वेश्चन था आपका हुँ, कि जैसे गोगा मेडी जी हैं, हुँ, हनुमान बेनीवाल जी हैं, हुँ, किरोड़लाल मीणा जी हैं, हुँ, भाई इनको इनका समाज कैसे
सपोर्ट करता है, कैसे ये जब भी आहन करते हैं तब कैसे पहुंच जाते हैं। अपने लोगों में एक भावना है, पता नहीं क्यों किस बहाने उनको जगाना पड़ता है, बार बार जगाना पड़ता है, भाई जागो जागो जागो। ये अपने खुद के अधिकारों की बात भी नहीं करते। आज देश को 78 साल हो गए, राजस्थान में सेकंड नंबर को, अगर अपन समाज की बात करें सेकंड नंबर को होंगे। लेकिन ये आज अभी रिसेंटली में ये कितनी टिकट लेके आ सकते हैं, क्योंकि ये लोग अपना वर्चस्व दिखाना नहीं चाहते, तो पार्टी कैसे समझौता करेगी आपसे। शायद इस बार पहली बार आपके समाज के 5 एमएलए बने। पहली बार, वो भी इतना प्रोटेस्ट करने के बाद में वो जीत के आए। मैं क्या है कि इनकी भावनाएं, जहां ऐसी विधानसभा है, 24 विधानसभा तो ऐसी हैं जहां 50,000 प्लस वोट है। आसपास की विधानसभाओं हाँ? में बहुत सारे हैं ऐसे। तो 50,000 एक तरफ डालेंगे जब, लेकिन क्या होता है जैसे ही चुनाव आते हैं ना, तो चुनाव आते ही पता नहीं इनका कौन सा खून है, वो कौन से उस खून में पता नहीं कौन सी गुलामी बसी हुई है, वो साली निकलती नहीं है। तो आपसे किसी पार्टी ने संपर्क नहीं किया? ऐसे तो मेरे से बहुत सारे समझौते किए थे पार्टी ने, लेकिन मैंने सोचा कि अभी हमें इन लोगों को जागरूक करने का काम करना। पॉलिटिक्स सेकंड चैप्टर है मेरा वो, लेकिन फिलहाल मेरा ये था कि पहले अपन इनको जागरूक पहले समाज के लिए, फिर उसके बाद राजनीति। नहीं ऐसा कोई नहीं, सर्व समाज के लिए बात करता सर्व हूं। समाज। मैंने आज तक जो भी आंदोलन किया सर्व समाज के लिए किए हैं, और मैंने हमेशा जो भी लड़ाई लड़ी है मजदूर किसान गरीब की लड़ाई लड़ी है। अच्छा। मैंने ऐसा एक सिंगल पर्सन किसी के लिए लड़ाई नहीं लड़ी कि मैं मेरे माड़ियों के लिए लड़ाई लड़ता हूँ या सैनियों के लिए लड़ाई लड़ता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई सुखदेव गोगामेडी जी वाला प्रोटेस्ट हुआ तो हम तो सबसे पहले आगे खड़े थे, या फिर और कोई प्रोटेस्ट हुए। अभी एक बहन थी ब्राह्मणों की जिसको पैर वैर काट दिए थे जमारामगढ़ में, तो हम सबसे पहले खड़े थे। मीणाओं का आंदोलन था, मीणाओं में सबसे पहले खड़े थे। जहां भी जाटों का किसी का भी आंदोलन हुआ, जहां भी हमें जरूरत पड़ती है सबसे आगे खड़े होते हैं। अगर आने वाले समय में अगर आप एमएलए बन जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप समाज के लिए शुरू से आपकी भावना रही है, समाज के वहां पर जो भी पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए आप क्या करेंगे? देखो, मैं तो इतनी बात कहना चाहता हूँ कि अपन शुरू से आज तक गरीब मजदूर किसान जिसकी भी लड़ाई लड़ी, सबसे पहले हमारी लड़ाई एक ही थी कि उस समय चाह रहे थे कि हम ये जो ठेले ठाले लगाते हैं ना, जितने भी फुटपाती लोग हैं, इनके आए दिन डंडा मार के पुलिस वाला भगाता था। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो समस्या हर जगह पे थी, अब नहीं है। अच्छा, अभी कहाँ देखा आपने रिसेंटली में? ऐसा नहीं होता अब। हमने जो 11 सूत्रीय मांगों में पहली मांग यही थी कि जो भी जितने भी फुटकर व्यवसायी है, इनके लिए वेडिंग जोन बढ़ना चाहिए, और वो मांग हमारी मानी गई। अच्छा। आज कहीं जाते हो रोड पे देखना, वेडिंग जोन का बोर्ड जरूर मिल जाएगा। अच्छा, वेडिंग। हाँ, कोई भी प्रशासन अगर कोई आज उसको एक राइट दे दिया गया है कि कोई भी आदमी अपने रोजगार के लिए व्यापार तो करना पड़ेगा ना उसको, बिल्कुल। तो उसको मतलब भगा नहीं सकते आप, डंडा नहीं मार सकते आप। पहले ऐसे भगा देते थे, लात मार के भगा देते थे, लेकिन आज वो सर्व समाज का भला हुआ है ना, किसी मजदूर का भला हुआ है, किसी ये तो है नहीं कि है, वो तो सब मजदूरी है, पूरा वर्ग है, तो उसका भला हुआ है ना। आज हमारी 11 सूत्रीय मांगों में से 11 मानी गई ना मांग। कौन कौन सी मांग मान ली गई आपकी? भाई इन जो फुटकर व्यवसायी है उनके लिए वेडिंग जोन की स्थापना की। बिल्कुल। महात्मा ज्योतिबा फुले की अवकाश की छूट दी गई, राजकीय अवकाश घोषणा हुई। 2। उसके अलावा महात्मा फुले बोर्ड बनाया गया। 3। सावित्रीबाई फुले महात्मा फुले वो पाठ्यक्रम में उसको लिया गया। अच्छा। जोड़ा गया, उसके लिए पीएचडी की वो की गई। और एक मांग और थी, ऐसे 5 मांगे मानी गई। 5 मांगे, 11 में से 5 पूरी हो गई हैं, 6 बाकी हैं। 6 और करवा देंगे यार, 6 और करवा देंगे। ज्यादा दूर थोड़ी है, करवा देंगे, सरकार जो आएगी अभी तो अभी आने वाला है सीपी वापस। हाँ, लेकिन कोई डर नहीं, सीपी वापस आने वाला है। बिल्कुल, क्या दिक्कत। अच्छा, चलो बेखौफ हो गए। अब एक रैपिड फायर है जिसमें आपको 2 नाम दिए जाएंगे और उसमें से एक चुनना पड़ेगा। अगर दोनों ही पसंद नहीं आएंगे तो मैं तो नहीं चुनूंगा। नहीं, आपको एक का नाम तो लेना ही पड़ेगा। दोनों में से कौन आपको सबसे ज्यादा पसंद है, वो 2 में से एक इंसान का मुझे कंट्रोवर्सी मत पड़ना यार। आपको एक इंसान का नाम लेना पड़ेगा। कंट्रोवर्सी में भटक के मुझे ये नाम आपको एक ही चुनना पड़ेगा। इसमें आपको सटीक और एक शब्द में जवाब देना है। पहला ऑप्शन है आपके पास में राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी। नहीं, कंफ्यूजन भटक गई है मुझे। कौन पसंद है, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? देखो नहीं, सिर्फ राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी। सिंगल पर्सन का नाम, सिंगल पर्सन ही होता है। नहीं ऐसे मत करो आप। नहीं, ये रैपिड फायर का नियम है, एक ही इंसान का नाम लिया जा सकता है। अपन बात करें अगर आज वर्तमान स्थिति में, तो
दैट्स ऑल। राहुल ये भी अच्छे हैं और नरेंद्र मोदी जी भी बहुत अच्छा काम कर ज्यादा पसंद कौन से? रहे हैं। मैंने कहा बहुत पहले राहुल जी का नाम लिया है तो मैं राहुल जी को मैंने मानूं? ये कहा दोनों ही अच्छा काम कर रहे हैं। एक यूथ के लिए अच्छा काम कर रहा है, दूसरा अपने देश के लिए काम कर रहा है, अच्छा, तो दोनों ही ज्यादा बेटर थे। आप दोनों को बढ़िया मानते हैं। मैं चलो दोनों के लिए अच्छा कहूंगा, चलो ठीक क्योंकि है। अभी पार्टी ज्वाइन नहीं की ना। अच्छा ऐसा है क्या? दोनों दोनों हाथों में लड्डू है अभी? नहीं नहीं, अभी क्या है कि दोनों हाथों में लड्डू है? जाना जाना जा रहा है, अभी रुको एक अच्छा, मिनट, अभी इतनी जल्दी क्या है, कमल खिलेगा या फिर हाथ पकड़ेगा? वो देख लेंगे समय के दिन। चलो ठीक है, वो भी भाई देख लेंगे। जब भी देखो, जब तक अपन पार्टियों में नहीं जाएंगे, सत्ता में नहीं जाएंगे, जब तक वहां जाके टेबल ठोकेंगे नहीं, तब तक कौन जानता है अपने को। बिल्कुल सही बात। चलो दूसरा थोड़ा दूसरा ऑप्शन देते हैं आपको, अशोक गहलोत और योगी आदित्यनाथ। इसमें तो मैं देखो कॉन्फिडेंस से बता दूंगा आराम से। बताओ। देखो अशोक गहलोत जी द बेस्ट। राजस्थान के लिए उन्होंने एक अच्छा काम किया, उसके लिए मैं उनका बहुत बड़ा मारवाड़ का गांधी। नहीं, उन्होंने जो अच्छा काम किया वो था सबसे बड़ा चिरंजीवी योजना। चिरंजीवी, वो बता सब दो, मानते हैं उसमें। मैं उसके लिए उस बंदे को दिल से सलाम करता हूँ। और वास्तव में गहलोत, अशोक गहलोत जी ने वो अच्छा काम किया। आज करोड़ों लोगों का इतना, मतलब मैं देखता था मेरे घर पे, मैं छोटे से ग्रामीण परिवेश से आता हूँ, आप लोग पता ही है मैं। बिल्कुल। और मैं भी एक गरीब छोटी सी फैमिली से आता हूँ, वहां से आके यहाँ मजदूरी का काम ही किया मैंने। वहां जब मेरे गांव से यहाँ जयपुर में जब कोई आता था कि बीमार हो गया, तो एक गाड़ियां लेकर आता था जयपुर में। आप भी देखते होंगे कि साहब कहाँ गया है, जयपुर ले गए हैं साहब, बहुत जयपुर लेके गए हैं। गांव में ऐसा है, जयपुर का नाम सुनते ही टेंशन, टेंशन। सब कुछ गमगीन हो जाए। और फिर जो साहूकार थे हमारे, उनके पास मकान गिरवी रख दियो, जमीन गिरवी रख दिया, गहना गिरवी रख दिया, और फिर वो पैसा देता था। और उस पैसे की तरफ पे कहाँ भाई पैसे दे रहा नहीं। और आज चिरंजीवी की वजह से हर चीज फ्री, हर आज इलाज फ्री। ये सबसे बेटर देन काम है कि आज एक गांव का आदमी, मतलब जैसे कहते हैं गांव के लोग बच गए, कि पैसे वाला जयपुर में तो पैसे वाले बहुत सौ लोग। तो अशोक गहलोत इज द बेस्ट। चलो ठीक है। तीसरा आपको रैपिड फायर में दिया जाता है, नायब सैनी और राजकुमार सैनी। देखो अगर इनमें तुलना की बात करें अपन, वर्तमान सीएम साहब नायब सैनी जी, और कभी भविष्य में लोग उनकी आशा लगाते थे राजकुमार सैनी जी सीएम बनेंगे, उनमें से आपको एक चुनना है। इसमें आपको दोनों का नाम नहीं लेना है, ना जस्टिफाई करना है। देखो अभी अगर बात करें, रिसेंटली आपकी पोस्ट भी देखी गई है, नायब सैनी जी से आप मिलके भी आए हैं, नायब शुभकामना भी दी। नायब सिंह जी बड़े भाई है, मैंने बहुत बार मिला, एक बार नहीं कोई 50 बार मिला। हाँ। ऐसी कोई बात नहीं है। और राजकुमार जी से कई बार सामाजिक कार्यक्रम में मिले हैं। राजकुमार जी को हमने बुलाया भी था जयपुर में। जवाब चाहिए एक। द बेस्ट, अगर पॉलिटिशियन के हिसाब से अपन बात करें तो नायब सैनी जी द बेस्ट। नायब दूरदर्शी तक के हिसाब से बात करें, नायब सिंह। राजकुमार जी नहीं। नहीं क्यों नहीं, राजकुमार जी अगर आज आपने नायब आज सैनी बोला है, आज लॉक किसे करना है, राजकुमार जी को या नायब सैनी जी को? देखो द बेस्ट मैंने बोला नायब सिंह सैनी। अच्छा, नायब सिंह सैनी। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नितिन गडकरी जी और अमित शाह जी। यार ये कंफ्यूजन मत करो, क्यों देखो उनको मैं जानता ही नहीं, वो तो बड़े नेता हैं यार। बड़े नेता हैं तो लेकिन मैं कभी उनके मिला भी नहीं उनसे, तो मैं कार्यशैली तो सभी को पता है ना। एक होता है ना, अब अपन ज्योतिराव फूले जी से भी नहीं मिले, बाबा साहब से भी नहीं मिले, और कल लेकिन मैं उनको कल उन, कल ना उनको उनकी देखा है, उनके कल काम तो सुनिए ना। मैं उनकी पार्टी में ज्वाइन कर लिया तो मुझे मरवाएगा तू। अरे मैं तो आपसे नॉर्मली पूछ रहा हूँ। नितिन गडकरी कार्य क्षेत्र किसका पसंद है? कल ना अगर मैं चला गया वहां पे एज ए पॉलिटिशियन नहीं, तो आप कार्य क्षेत्र के अनुसार बता दीजिए। नितिन गडकरी जी के सड़क सुरक्षा के नियम कायदे मान लीजिए, या फिर इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हाईवे के बना रहे हैं, वो पसंद है, या फिर होम मिनिस्ट्री कानून व्यवस्था को बिल्कुल मतलब आप कटिंग कर रखा है, अमित शाह जी पसंद? पॉडकास्ट के साथ साथ मेरी सारी वो नहीं, सामने वाले बात देना चाह रहे हैं, मुझे लगता है। मैं तो ऐसा कुछ नहीं, मैं तो सवाल है मेरे सीधे सीधे, वो आपसे जानना चाह रहा हूँ। यहाँ कंफ्यूज कर दिया आपने। नहीं, आपको एक नाम तो लेना ही पड़ेगा। देखो अगर अपन बात करें आज, दोनों ही बड़े लीडर हैं, मैंने तो कभी मिला भी नहीं, और दोनों ही अच्छा काम कर रहे हैं। और अब द बेस्ट तो मैं किसके लिए बताऊं? 19-20 का फर्क बता दो, ज्यादा भी नहीं। अगली बार मैं जब दिल्ली चला गया उनसे मिलना होगा, आपका पॉडकास्ट वो देख रहे होंगे तो मेरी तो लंका लगा दोगे आप। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप बता दीजिए, तो सबके मन के भाव होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। इसके बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा, कुछ नहीं बताओगे, आगे बढ़ेंगे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा और अंतिम रैपिड फायर का जवाब है हनुमान बेनीवाल और सचिन पायलट।
अब मैं इनसे भी मैं नहीं मिला आज तक। ये तो आपके राज्य के हैं, राजस्थान के हैं। अब इनका काम भी क्या है मुझे ये पता नहीं। मरुधरा के नेता हैं और आपने बहुत कुछ इनके बारे में जान रखा है। मुझे इस बात का पूरा आइडिया है कि आप इनके बारे में बहुत कुछ रियल जानते हैं। में लेकिन कह रहा हूँ आप भाई, मुझे मैं चलो थोड़ी- ठीक है, नहीं भी मैं जानते हो आप मुझे। सचिन पायलट जी से भी कभी नहीं मिला। अच्छा, सचिन पायलट जी से मैं कभी नहीं मिला, नहीं मिला। और ना मैं हनुमान बेनीवाल जी से कभी मिला। सुना तो है ना इनके बारे में, सब कुछ जानते भी हैं आप। नहीं, ज्यादा जानता नहीं हूँ। चलो ठीक है, इनमें से एक नाम आपको फिर तो इजी हो गया होगा। नहीं तो फिर तो आप मैंने जब उनका काम ही नहीं देखा तो मैं कैसे बताऊंगा। आप सचिन पायलट को राजस्थान में रहकर नहीं जान रहे, उनके मैंने काम नहीं मैंने जान क्या कहा, मैं डायरेक्ट मिला ही नहीं, जानूंगा कैसे। रहे। अच्छा, देखो नाम सुना है चलो दोनों। जितना भी जानते हो, जितना भी मैं सुना है, देखो, दोनों में देखो, कौन सा देखो, पसंद क्या होता है कि सचिन पायलट जी युवाओं की पसंद है, है? और द बेस्ट, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सचिन पायलट जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम्म। क्योंकि जैसे हमने कई बार अगर जैसे मीडिया ज्यादा आजकल, क्योंकि सोशल मीडिया ज्यादा देखना तो नहीं होता है, लेकिन जब भी हम भाई लोग हमारे जो आईटी सेल की टीम बताती रहती है हम्म। कि बहुत अच्छा इनका टीम है हम्म। और इनके साथ लाखों लोग जुड़े हुए भी हैं। हम्म। कई बार मुझे भी कहते हैं कि एक बार अपन चलते हैं, मिलते हैं उनसे, हम्म। लेकिन कभी मिलना नहीं हुआ। और मिलने नहीं, पड़ोस में रहते हैं, आप किसी मिल अच्छा, लाएंगे। पड़ोस में रहते हैं क्या? हाँ, और मैं जानते सब कुछ है। इस मुस्कुराहट के पीछे बहुत सारे राज छिपे हुए हैं। बड़े पॉलिटिशियन बनने की एक कला है कि नहीं, सब कुछ जानकर भी ना बताया जाए। और तो सचिन पायलट लॉक करूं मैं? और ऐसे ही देव बेनीवाल जी हैं। अच्छा, अभी बेनीवाल जी का बता रहे हैं। बेनीवाल जी मैंने कई बार सुनते हैं, हमारे नागौर के बहुत सारे युवा आते हैं हम्म। पूरे उधर से, पश्चिमी राजस्थान से, वो भी बहुत सारी तारीफ करते हैं उनकी भी। हम्म। तो द बेस्ट मैं तो ये कहूंगा, दोनों लीडर हैं, दोनों ही अच्छे लीडर हैं। और राजस्थान के लिए देखो, एक नया चेहरा तो आना ही चाहिए। नए दोनों ही युवा हैं, हम्म। तो अच्छा काम कर रहे हैं। तो पायलट जी या हनुमान जी? दोनों द बेस्ट। दोनों द बेस्ट। चलो ठीक है। तो हमने बहुत कुछ सीपीजी से जानने का प्रयास किया। कुछ इनकी बातें थी जो कि आप तक पहुंचानी थी, किस प्रकार से आंदोलन किया, किस प्रकार से इनके संघर्ष रहे, साथ ही साथ राजनीति में आगामी समय में ये कहाँ से कहाँ का रवैया ये अपनाते हैं, वो भी हमने जानने का प्रयास किया। कुछ लीडर्स के बारे में इनसे जानने का प्रयास किया, किसे ये पसंद करते हैं, किसे नहीं पसंद करते हैं। तमाम बातों के बीच में बहुत कुछ बातें निकल कर आई, कुछ बातें इन्होंने बताई भी जो कि शायद जनता तक पहुंचनी चाहिए थी, आप तक पहुंचनी चाहिए थी। हमने जानने का प्रयास किया। ऐसे ही सदस्यों के साथ, ऐसे ही मेहमानों के साथ में हम इसी प्रकार के पॉडकास्ट लाते रहेंगे। कैमरामैन भावेश जहांगीर के साथ